नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द काउंसिल आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। डेली करंट अफेयर की क्लासें आपकी शुरू हो चुकी हैं, तो जल्द से आप लोग जुड़ जाएं और वीडियो को प्लीज़ शेयर भी कर दें, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट भी करते रहें। आपका कमेंट से मुझे पता चलेगा कि आप किस तरह से उसको ले पा रहे हैं। और प्लीज़ मैं पुनः कहता हूं कि आप इसको सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर भी करें। अब ये जो हमारी डेली करंट अफेयर की क्लास है, यह यूपीएससी, यूपीपीसीएस और अदर स्टेट पीसीएस के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसमें हम अभी 10 क्वेश्चन की व्याख्या सहित इसका विश्लेषण करते हैं, तो इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलता है। और ये क्लास जो है कि जैसा कि हमने आपको पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था, इसमें भी मैं पुनः बताऊं कि करंट अफेयर का बहुत विशेष महत्व है किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए। तो करंट अफेयर का विशेष महत्व होने के कारण इस पर ध्यान रखना भी जरूरी है, उतनी ही तैयारी में आपको इसको टाइम देना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने ये कदम उठाया है कि आपके लिए डेली करंट अफेयर के नाम से एक सीरीज चलाऊं, जिसमें आपको डेली बेसिस के आधार पर करंट अफेयर की क्लास मिलती रहे, करंट की क्लास मिलती रहे, ताकि आपका जो भी एग्जाम हो यहाँ से सारे क्वेश्चन हो सके। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हमने नाम दिया है MIQ यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें MCQ क्वेश्चन होंगे, लेकिन वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यह कह रहा है कि हाल ही में चर्चित रोजगार मिशन किस राज्य की हालिया पहल है। ध्यान से फिर से आपको देखना है। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में चर्चित रोजगार मिशन किस राज्य की हालिया पहल है। ऑप्शन है छत्तीसगढ़, बी है सिक्किम, सी है मेघालय और डी है उत्तराखंड। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने, वहां के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उनकी अध्यक्षता में एक रोजगार मिशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो ऐसा निर्णय लिया गया है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। तो छत्तीसगढ़ सरकार में जो ये रोजगार मिशन बनाने का निर्णय लिया है, इसकी अध्यक्षता जो कर रहे हैं वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही करेंगे। और इसमें आप देखेंगे तो अध्यक्ष आपको भूपेश बघेल दिख रहे हैं, जो वहां के मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के। और इसका जो रोजगार मिशन है, इसके उपाध्यक्ष जो होगा वहां के मुख्य सचिव जो होते हैं, हर राज्य में मुख्य सचिव नियुक्त होते हैं, मुख्य सचिव होते हैं, वो मुख्य सचिव इस रोजगार मिशन के उपाध्यक्ष होंगे। और अध्यक्ष जैसा कि हमने बताया कि मुख्यमंत्री स्वयं होंगे वहां के, उपाध्यक्ष वहां के मुख्य सचिव होंगे, और वहीं पर प्रमुख सचिव जो होता है वो इस रोजगार मिशन का वो सीईओ होंगे। तो आपको ये भी ध्यान रखना कि ये रोजगार मिशन किसके द्वारा स्थापित किया जा रहा है, हालिया पहल किसकी है, तो ये छत्तीसगढ़ सरकार की है। लेकिन आपसे पूछ सकता है कि ये रोजगार मिशन जो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाया गया, इसका अध्यक्ष कौन है। तो वहां के मुख्यमंत्री जो भूपेश बघेल हैं वो वहां के अध्यक्ष हैं। और उपाध्यक्ष कौन है, तो मुख्य सचिव उपाध्यक्ष हैं, और जो प्रमुख सचिव होंगे वो इनके सीईओ होंगे। अब इस रोजगार मिशन का उद्देश्य है लगभग राज्य में 15 लाख रोजगार के अवसर पैदा करना, इसका उद्देश्य रखा गया है। यानी रोजगार मिशन 15 लाख रोजगार पैदा करेगा राज्य में। किसके माध्यम से करेगा, तो IIT और IIM जैसे संस्थान होंगे, IIT और IIM जैसे प्रमुख संस्थान होंगे, उनकी विशेषज्ञता का लाभ उठा करके ऐसा किया जाएगा कि राज्य में लगभग 15 लाख रोजगार पैदा हो सके। रोजगार देना सरकार का उद्देश्य हर समय रहा है। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने रोजगार मिशन के तहत 15 लाख राज्य में मिशन रोजगार पैदा करने का उद्देश्य रखा हुआ है। तो इसका सही उत्तर आपको दिख रहा होगा ए, छत्तीसगढ़। तो हाल ही में चर्चित रोजगार मिशन किस राज्य की हालिया पहल है, तो छत्तीसगढ़। तो आपको दिखाते हैं इससे संबंधित एक, देखिए सीएम भूपेश बघेल का मिशन 15 लाख रोजगार, आपको एक फोटो दिखाई दे रहे। अब आपको कुछ ऑप्शन, चूंकि मैं लिख नहीं रहा हूं इस समय, तो मैंने आपको कुछ शॉर्टकट दिया हुआ है, व्याख्या आपको विस्तृत मैं करूंगा यहाँ से, वहां पे सिर्फ शॉर्टकट आपको मैटर मिलेगा। और एक मैगजीन के रूप में इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। द काउंसिल सिविल सर्विसेज टेलीग्राम चैनल हमारा है।
देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में एक रोजगार मिशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। और छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन में जो मुख्य सचिव होंगे और जो प्रमुख सचिव होंगे, क्रमशः उपाध्यक्ष और सीईओ होंगे। यानी मुख्य सचिव जो होगा राज्य का, वो वहां का उपाध्यक्ष होगा रोजगार मिशन का, और जो प्रमुख सचिव हैं वो सीईओ होंगे। अब इसका लक्ष्य क्या है? आईआईटी और आईआईएम जैसे प्रमुख संस्थानों की विशेषज्ञता का लाभ उठा करके अगले 5 वर्षों में राज्य में लगभग 15 लाख रोजगार के अवसर पैदा करना है। तो टाइम कितना मिला है? अगले 5 वर्ष। तो अगले 5 वर्षों में, तो 2022 में ये लाया गया है, तो 2022 से लेकर अगले 5 वर्षों में लगभग 15 लाख रोजगार वहां पे पैदा किया जाएगा। ये रहा पहला क्वेश्चन। तो रोजगार मिशन किस राज्य सरकार की हालिया पहल है? तो छत्तीसगढ़ सरकार की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया, वे किस नृत्य से जुड़े थे? हाल ही में पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया, वे किस नृत्य से जुड़े थे? और ऑप्शन है कुचिपुड़ी, बी है कथक, सी है भरतनाट्यम और डी है इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जैसा कि मैं आपको बताया कि परंपरागत जो विषय होते हैं जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी, उसमें भी वो क्वेश्चन आते हैं, जो ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं जो कहीं ना कहीं करंट से रिलेटेड हो। तो आप देखेंगे पंडित बिरजू महाराज को अगर आप पढ़ते हैं तो ये जो है कि आपको आर्ट एंड कल्चर में पढ़ाया जाएगा। हिस्ट्री के एक पार्ट है यूपीएससी में आर्ट एंड कल्चर, वहां से ये क्वेश्चन बन सकता है। तो आर्ट एंड कल्चर से अगर क्वेश्चन आता है तो पंडित बिरजू महाराज से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए। अब हाल ही में इनका निधन हो गया। ये 83 साल की उम्र में निधन हुआ है। 83 वर्ष की उम्र में, 83 वर्ष की उम्र में इनकी निधन हुआ है। और ये जो है पंडित बिरजू महाराज ये कथक के प्रसिद्ध जो है नर्तक हुए हैं, कथक के। इसमें ऑप्शन जो बी दिख रहा है ये सही है। तो पंडित बिरजू महाराज के बारे में अगर मैं बात करूं तो पंडित बिरजू महाराज के जो शिष्य थे ये इनको पंडित जी और महाराज जी के नाम से संबोधित करते थे। पंडित जी और बिरजू, जो पंडित जी और महाराज जी के नाम से इनको संबोधित करते थे। और पंडित बिरजू महाराज को 1964 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था 1964 में। और 1986 में आप देखेंगे पद्म विभूषण से भी इनको सम्मानित किया गया था। अब आगे चल करके सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया था। मैं एक क्वेश्चन आपसे कहूंगा इसमें, इससे संबंधित, कि पंडित बिरजू महाराज किस राजघराने से संबंधित थे? आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं आपके लिए छोड़ता हूं कि इसका उत्तर आप दीजिएगा कि पंडित बिरजू महाराज किस राजघराने से संबंधित। तो पंडित बिरजू महाराज, इसमें जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाल ही में निधन हो गया, वह किस नृत्य से जुड़े थे? तो ये कथक नृत्य से जुड़े हुए थे। तो आपको बिरजू महाराज की एक फोटो दिखाते हैं। देखिए, ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इनका जन्म आपको 1938 से दिख रहा है और मृत्यु 2022 दिख रहा है। तो ये प्रसिद्ध कथक नर्तक हैं पंडित बिरजू महाराज जी, जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनकी कितनी उम्र में निधन हुआ है? तो ये 83 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। अब इनके जो शिष्य थे, तो शिष्य इनको पंडित जी और महाराज जी के नाम से संबोधित करते थे, जैसा कि हमने आपको बताया। अब इसमें फैक्ट दिए हुए हैं वो कि 1964 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 1986 में पद्म विभूषण पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। और सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया। और जैसा कि हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि पंडित बिरजू महाराज किस राजघराने से संबंधित थे, आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के मानकों के अनुसार सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन कौन स्थापित कर सकता है? ध्यान से पढ़िए एक बार क्वेश्चन को पुनः आप। ये कह रहा है इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के मानकों के अनुसार सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन कौन स्थापित कर सकता है? इसमें की पॉइंट को आपको ध्यान देना है। पहला बात तो आपको याद रखना है इलेक्ट्रिक वाहन के बारे में। दूसरी बात इसमें ध्यान देना है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के मानक। तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के मानक क्या है, एक तो बात आपको ध्यान रखनी है। तीसरी बात इसमें सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन की बात चल रहा है, कौन स्थापित कर सकता है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार लगातार इलेक्ट्रिक वाहन अब उतार रही है मार्केट में। इलेक्ट्रिक वाहन आने से एक तो प्रदूषण कम हो जाएगा और जो पेट्रोल डीजल के बढ़ती लगातार मांग है इसमें भी कमी आएगी। तो इलेक्ट्रिक वाहन अब ज्यादातर चलाए जाएंगे, ऐसा होने लगा है। आप देखेंगे तो कई शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलना शुरू हो गई हैं।
तो ये पूछा जा रहा है कि ये जो इलेक्ट्रिक वाहन होंगे ये चार्ज होंगे, तो चार्ज होने के लिए जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके कुछ मानक होने चाहिए। उन मानक के अनुसार सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन कौन स्थापित कर सकता है, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन स्थापित कर सकता है। ऑप्शन है ए में व्यक्ति, दूसरा ऑप्शन है संस्था, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो केंद्रीय विद्युत मंत्रालय, जो केंद्र का विद्युत मंत्रालय है, उसने एक मानक जारी किया है, उसने ये घोषणा किया है, एक दिशा निर्देश जारी किया है सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन के बारे में। ये जो केंद्रीय विद्युत मंत्रालय है इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक मानक जो है, एक दिशा निर्देश जारी किया है, मानक जारी किया है। इस दिशा निर्देश के अनुसार जो केंद्रीय विद्युत मंत्रालय है वो ये कह रहा है कि सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए, ध्यान से सुनना है आप, सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए व्यक्ति को लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो वैसे बिना लाइसेंस के भी सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर सकता है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के जो मानक हैं उनका उल्लंघन न किया गया। तो जो विद्युत मंत्रालय है, केंद्रीय विद्युत मंत्रालय, इसने ये अधिकार दिया हुआ है व्यक्ति को भी और संस्था को भी। ये कह रहा है अपने मानकों में, दिशा निर्देशों में, कि कोई भी व्यक्ति या संस्था चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के मानकों को ध्यान में रखते हुए बिना लाइसेंस प्राप्त किए सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर सकता है। तो इसके अनुसार इसका सही उत्तर आपको दिख रहा होगा ए और बी दोनों, यानी सी उत्तर इसको दिख रहा होगा। तो हम आपको दिखाते हैं चार्जिंग स्टेशन। देखिए आपको एक फोटो दिखाई दे रही है जिसमें एक गाड़ी खड़ी हुई है, दो गाड़ियां, और ये चार्जिंग स्टेशन बना हुआ है। यहाँ से गाड़ी चार्ज होंगी, उसके बाद चलेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहन है तो उनको चलाया भी तो जाएगा, तो चार्जिंग होना जरूरी है। जैसे आप शहरों में ई रिक्शा देखते हैं, इलेक्ट्रिक जो रिक्शे होते हैं उनको बिना चार्ज किए आप चला नहीं सकते। जो बसें हैं जो चार्जिंग में चलेंगे तो वो चलाया जाएगा। जो कारें आ रही हैं इलेक्ट्रिक वाली, उनके चार्ज करने के लिए जो है कि आपको चार्जिंग स्टेशन भी बनाने होंगे जहां चार्ज ये गाड़ी किया जाएगा। तो ये देखिए आप उसमें दिख रहा होगा केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए संशोधित दिशा निर्देश और मानक जारी किया है। और दिशा निर्देश के अनुसार ये कहा जा रहा है कोई भी व्यक्ति या संस्था, शब्दों को आप देखना, कोई भी व्यक्ति या संस्था बिना लाइसेंस की आवश्यकता के सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए स्वतंत्र है। यानी आपको लाइसेंस की प्राप्ति की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ऐसे स्टेशन जब आप स्थापित करेंगे तो तकनीकी सुरक्षा, जो तकनीकी है, फिर सुरक्षा मानक है और प्रोटोकॉल को पूरा आपको करना होगा। ये मानक उसने, तकनीकी बातें यह है कि आपकी तकनीक बेहतर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वहां से जो है तकनीक अगर आपकी कमजोर होती है तो उससे सिक्योरिटी प्रॉब्लम आ सकती है। आप एक तो इलेक्ट्रॉनिक वाले काम है तो इसमें सिक्योरिटी की प्रॉब्लम बनी रहेगी। सुरक्षा भी आपको देखना होगा, सिक्योरिटी देखना पड़ेगा ये, क्योंकि गाड़ी अगर जलती है तो उसका सिक्योरिटी इंश्योरेंस वालों को भुगतना पड़ेगा। वहां मानव हैं, हो सकते हैं उनको हानि पहुंचे, तो आपको उस प्रोटोकॉल को पूरा करना होगा। लाइसेंस पाने की जरूरत नहीं है। तो ये व्यक्ति और संस्था दोनों के लिए, तो उसमें से सी ऑप्शन आपका सही है, यानी ए और बी दोनों। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा आज का चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि कोविड-19 टीकाकरण पर भारत के स्मारक डाक टिकट में किस टीके को दर्शाया गया है। कल की क्लास में, जो पिछली कल की क्लास 23 तारीख को चली थी, उसमें भी हमने ये पूछा हुआ था कि कोविड टीकाकरण पर स्मारक डाक टिकट जो जारी किया गया किसके द्वारा जारी किया गया। तो आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा। इसके पहले जो 23 तारीख को क्लास चली उसमें हमने उसका उत्तर दिया हुआ है, तो आप भी वीडियो को देखेंगे, उसको आप कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर दीजिए। अब इसमें पूछ रहा है कोविड-19 टीकाकरण पर भारत के स्मारक डाक टिकट में किस टीके को दर्शाया गया है। यह पूछा जा रहा है कि किस टीके को दर्शाया गया है। ऑप्शन है कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक, मॉडर्ना। चार ऑप्शन दिए हैं, मॉडर्ना। ये चार ऑप्शन, ये जो चारों हैं वैक्सीन है, इनको ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें पूछा जा रहा है कि किस वैक्सीन को या किस टीके को दर्शाया गया। तो आपको बता दें कि ये जो स्मारक डाक टिकट जारी किया गया था, राष्ट्रीय कोविड कार्यक्रम, जो कोविड चला था, राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम, उसके 1 वर्ष पूरा होने पर उसकी पहली वर्षगांठ को मनाने के लिए जनवरी 2022 में स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। अब ये जो राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान था, इसकी शुरुआत जनवरी 2021 में हुई थी, ऐसा भी था।
तो जनवरी 2021 में राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई थी और इसका 2022 के जनवरी में 1 साल पूरा हुआ। तो उस पहली वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए स्मारक डाक टिकट जारी किया गया और इस स्मारक डाक टिकट में एक वरिष्ठ नागरिक को एक स्वास्थ्य कर्मी कोवैक्सीन का टीका लगाते हुए दिखाया गया है। कोवैक्सीन का टीका वो लगा रहा है। अब उस स्मारक डाक टिकट में आप देखेंगे तो एक तरफ सीसी की छवि बनी हुई है और वो जो सीसी है वो कोवैक्सीन की है। कोवैक्सीन की सीसी उसमें छपी हुई है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा बी, कोवैक्सीन। तो कोवैक्सीन की सीसी उसमें दिखाई गई। अब अगर आपसे पूछे कि कोवैक्सीन जो ये टीका है इसका निर्माण किसने किया था, तो ये जो कोवैक्सीन टीका है इसका निर्माण हैदराबाद में किया गया। हैदराबाद अपने भारत का दक्षिण भारत में। तो हैदराबाद में आप देखेंगे तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के सहयोग से हैदराबाद में एक संस्थान स्थित है जिसका नाम है भारत बायोटेक। भारत बायोटेक संस्थान द्वारा जो हैदराबाद में स्थित है भारत बायोटेक, इसने जो है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR के सहयोग से इस कोवैक्सीन का निर्माण किया था। तो देखते हैं इस स्मारक डाक टिकट को। देखिए आपके सामने स्मारक डाक टिकट दिख रहा होगा, इसमें कोवैक्सीन की सीसी भी छपी हुई है और एक स्वास्थ्य कर्मी एक जो है नागरिक को वो वैक्सीन लगाते हुए दिखाया गया। तो देखिए भारत ने राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम की पहली वर्षगांठ, तो राष्ट्रीय टीकाकरण ये जो पहली वर्षगांठ मनाई जा रही है, तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि भारत ने राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम कब लागू किया था, तो ये जनवरी 2021 में लागू हुआ। तो पहली वर्षगांठ 2022 में मनाई गई। को चिन्हित करने के लिए कोविड-19 टीकाकरण पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया और स्टैंप में एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता को, एक वरिष्ठ नागरिक को कोवैक्सीन का टीका लगाते हुए दिखाया गया है। तो कोवैक्सीन का टीका लगाते हुए इसमें दिखाया गया है। अब 1 वर्ष की अवधि के भीतर भारत ने लगभग 156 करोड़ से अधिक खुराकें दे दी है और कोवैक्सीन को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के सहयोग से हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक द्वारा विकसित किया गया है। ये आपको अन्य तथ्यों में ध्यान रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको ये जो पिक दिखाई दे रही है, जो स्मारक डाक टिकट दिखाई दे रही है, इसको ध्यान से आपको देखना है क्योंकि जो भी चीजें होती हैं मैं इस बार फोटो इस वजह से दिखा रहा हूं ताकि वहां से भी कई क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। जैसे आप देखिए स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा जारी किया गया है। इसको स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग पूछ सकता है किस मंत्रालय के तहत काम करता है। तो हमने कल वाली क्लास में जो अभी बीता है 23 तारीख को, उसमें हमने मंत्रालय का चर्चा किया हुआ। तो आपको वही कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने WEF दाओस एजेंडा 2022 के दौरान P3 मूवमेंट का प्रस्ताव रखा है। पूछा जा रहा है कि किस देश ने WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम होता है WEF का फुल फॉर्म, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम का दाओस एजेंडा 2022 जो था उसके दौरान P3 मूवमेंट का प्रस्ताव रखा है। ऑप्शन दिया गया है रूस, चीन, जापान, भारत। तो ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम है इसका दाओस एजेंडा 2022 जो था इसका वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। वर्चुअल मतलब ऑनलाइन इसका शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसमें भारत ने P3 मूवमेंट का प्रस्ताव रखा था। तो भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे थे, वर्चुअल शिखर सम्मेलन में। उन्होंने P3 मूवमेंट की बात का प्रस्ताव रखा था। और P3 क्यों रखा गया, तो ये P3 जो था, ये जो जलवायु परिवर्तन की समस्याएं भारत में दिख रही हैं और विश्व में दिख रही हैं, तो भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की जलवायु परिवर्तन के संबंध में P3 प्रो प्लेनेट पीपल, तो P3 यानी P3 की बात चले तो प्रो पहले का मतलब, दूसरे का प्लेनेट, तीसरे का पीपल का प्रस्ताव रखा था। अब ये जो विश्व आर्थिक फोरम दाओस एजेंडा 2022 मैंने आपको बताया कि वर्चुअल के माध्यम से तैयार किया, मतलब वर्चुअल इसका संपादन किया गया था। तो इसका जो सही उत्तर दिख रहा है आपको डी दिख रहा है। इस वर्चुअल शिखर सम्मेलन के बारे में देखते हैं। आपको एक पिक दिखाई दे रही होगी वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम का आपका दिखाई दे रहा है 5 डे ऑनलाइन ये चला था। तो कितने दिन का वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ था, आपके
फोटो में दिख रहा है 5 डे ऑनलाइन चल रहा था, वर्चुअल तरीके से चल रहा था। इसमें आपको दिख रहा है दावोस एजेंडा समिति है, तो ये इसमें दिखा था। तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व आर्थिक फोरम दावोस एजेंडा 2022 में भारत की जलवायु परिवर्तन प्रतिबद्धताओं को रेखांकित करने के लिए, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बता रहे हैं कि भारत जलवायु परिवर्तन के लिए किस तरह से प्रतिबद्ध है, किस तरह से हम उसके प्रति प्रतिबद्ध हैं, उसके लिए कैसी तरह से नीतियां ला रहे हैं, उसमें उन्होंने रेखांकित करते हुए P3 मूवमेंट की शुरुआत की। और P3 क्या है? प्रो प्लेनेट पीपल की शुरुआत की। और विश्व आर्थिक जो फोरम है इसके दावोस एजेंडा वर्चुअल शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं और महत्वपूर्ण संस्थानों के प्रमुखों की मेजबानी की गई थी। तो ये आपका सही उत्तर उसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी भारत। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो 6 नंबर हमारा क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में वरिष्ठ नौकरशाह विक्रम देवदत्त किस संगठन के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं? पूछा जा रहा है कि वरिष्ठ नौकरशाह विक्रम देवदत्त किस संगठन के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए? ऑप्शन है नीति आयोग, बी है एयर इंडिया, सी है विश्व आर्थिक मंच और डी है टाटा। तो ये वरिष्ठ नौकरशाह जो विक्रम देवदत्त हैं, इनको हाल ही में एयर इंडिया का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। किसका? एयर इंडिया का। और ये जो विक्रम देवदी हैं, ये आगमुट के, जैसे आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो उसमें भरना पड़ता है आपकी श्रेणियों में, तो उसमें आगमुट होता है, AGMUT इसको बोलते हैं आगमुट। ए मतलब होता है अरुणाचल प्रदेश, और जी मतलब होता है गोवा, और यम मतलब होता है मिजोरम, और यूटी का मतलब यूनियन टेरिटरी होता है, एक केंद्र शासित प्रदेश। आगमुट के ये जो है 1983 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। कौन? विक्रम देवदत्त 1993 के आईएएस अधिकारी हैं उस कैडर के। तो ये कैडर कौन सा है? आगमुट कैडर। तो आपको कैडर निर्धारित किया जाएगा, जैसे मेंस होता है तो मेंस के बाद अगर आप प्री के बाद मेंस आप होता है तो मेंस में भी कैडर निर्धारित किया जाता है कि आप किस पद के लिए वो कैडर निर्धारित कर रहे हैं। तो पहले पे लोग आईएएस को रख देते हैं। अब एक क्षेत्र आता है ना कि किस क्षेत्र में आप जो है नौकरी करना पसंद करेंगे, तो एक तो अपना आप रख ही देते हैं। तो एक आगमुट उसमें कैडर होता है। अब आगमुट में कौन कौन से शामिल हैं? एक अरुणाचल प्रदेश है, गोवा है, मिजोरम है और एक यूनियन टेरिटरी है। तो उसमें के ये विक्रम देव जी 1993 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इनको हाल ही में एयर इंडिया का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा बी, यानी एयर इंडिया। तो देखिए ये हैं विक्रम देवदत्त जी, और आपको बगल में एयर इंडिया का फोटो लगा हुआ दिख रहा होगा। तो वरिष्ठ नौकरशाह यानी आईएएस अधिकारी जो वरिष्ठ हैं विक्रम देवदत्त, इनको एयर इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और विक्रम देवदत्त आगमुट अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश कैडर के 1983 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। और कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार उन्हें अपर सचिव के पद एवं वेतनमान में नियुक्त किया गया है। ये आपको ध्यान रखना। तो कार्मिक मंत्रालय ही ये आदेश जारी किया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो 7वां नंबर क्वेश्चन है हमारा। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने क्लाइमेट हेजर्ड एंड वल्नरेबिलिटी एटलस ऑफ इंडिया लॉन्च किया है? फिर से आपको क्वेश्चन के देखिए कि हाल ही में किस मंत्रालय, किस केंद्रीय मंत्रालय पूछ रहा है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने पूछ रहा है कि क्लाइमेट हेजर्ड एंड वल्नरेबिलिटी एटलस ऑफ इंडिया लॉन्च किया है? ऑप्शन है गृह मंत्रालय, बी है जनजाति कार्य मंत्रालय, सी है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और डी है शिक्षा मंत्रालय। 4 ऑप्शन दिए हुए। तो ये आप देखेंगे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने हाल ही में अपनी तरह का पहला, ध्यान रखना, ये अपनी तरह का पहला क्लाइमेट हेजर्ड एंड वल्नरेबिलिटी एटलस ऑफ इंडिया जारी किया गया है। तो किसके द्वारा जारी किया गया है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। और ये जो रिपोर्ट जारी की गई है, ये जो एटलस इंडिया जारी किया गया, इसमें यह बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा जो है, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन और ओडिशा के पड़ोसी जिले जो हैं, और फिर तमिलनाडु के रामनाथपुरम और पुदुकोट्टई और तंजावुर चक्रवात से प्रेरित जो है 8.5 से लेकर के 13.60
7 मीटर तक के उच्च तूफान की चपेट में है। ये बता रहा है कि ये क्षेत्र जो है उच्च तूफान की चपेट में है। इसमें जो क्लाइमेट हेजर्ड एंड वल्नरेबिलिटी एटलस ऑफ इंडिया में बताया जा रहा है। तो देखते हैं इसको। देखिए आपको ये क्षेत्र भी दिखाई देंगे, मैप में आपको दिखाया गया है कि केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा हाल ही में अपनी तरह का पहला क्लाइमेट हेजर्ड एंड वल्नरेबिलिटी एटलस ऑफ इंडिया जारी किया गया। और रिपोर्ट कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, उड़ीसा के पड़ोसी जिले और तमिलनाडु में रामनाथपुरम, पुदुकोट्टई और तंजावुर चक्रवात से प्रेरित 8.5 से 13.7 मीटर तक के उच्च तूफान की चपेट में ये क्षेत्र आए हुए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, जो हमारा आज का 8वां क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी को, ध्यान से आप पढ़ना है आपको, क्योंकि पढ़ने में ज्यादातर प्रॉब्लम ये आती है कि शब्दों को पकड़ आपकी मजबूत होनी चाहिए। किस की पॉइंट को ध्यान देना है जहां से क्वेश्चन घुमा देता है। यूपीएससी में ऐसे ही हमें पूछे जाते हैं, सारी चीजें सही होती दिखाई देंगी, एक जगह बस एक शब्द चेंज कर देगा। तो वो आपको मैंने आपको पहले ही क्लास में इसी वजह से बताया था कि आपको करंट अफेयर के साथ साथ अन्य जितने भी आपको पेपर पढ़ना उसमें पैनी नजर रखने की जरूरत होती है। तो आपको पैनी नजर रखना होगा। देखिए पूछ रहा है कि हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी की बात चल रही है को टीकाकरण न करवाने के कारण ऑस्ट्रेलिया से निर्वासित कर दिया गया। यह पूछा जा रहा है कि किस टेनिस खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया से निर्वासित कर दिया गया। ऑप्शन है नोवाक जोकोविच, बी है राय एमरसन, सी है रोजर फेडरर और डी है आंद्रे अगासी। तो हाल ही में जो है कि ऑस्ट्रेलिया सरकार ने जो है टीकाकरण न करवाने के कारण टेनिस खिलाड़ी है नोवाक जोकोविच को निर्वासित कर दिया है। और ऐसा उसने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया सरकार ने कहा है कि स्वास्थ्य और अच्छी व्यवस्था के आधार पर, उन्होंने तर्क दिया है कि स्वास्थ्य और अच्छी व्यवस्था के आधार पर उनका वीजा रद्द किया जाता है। ऐसा ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने जो है कि अपना मत दिया हुआ कि स्वास्थ्य और अच्छी व्यवस्था के आधार पर इनका वीजा रद्द किया गया। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो ऑप्शन ए होगा, नोवाक जोकोविच। तो नोवाक जोकोविच को देखिए आप, ये टेनिस खिलाड़ी हैं। टीकाकरण न करवाने के कारण टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को ऑस्ट्रेलिया से निर्वासित कर दिया गया और ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने स्वास्थ्य और अच्छी व्यवस्था के आधार पर उनका वीजा रद्द किया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्वास्थ्य और अच्छी व्यवस्था के आधार पर आपको ऑप्शन में उसमें दे सकता है। मान लीजिए ऑप्शन में दे दिया कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने स्वास्थ्य और सुविधा की दृष्टि से उनको वीजा रद्द किया, तो आप वहां से देख लेना कि वो कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि स्वास्थ्य और अच्छी व्यवस्था के आधार पर बात चल रही है। तो ये आपको यही सब स्मार्ट स्टडी में आपको ध्यान रखना है कि स्वास्थ्य और अच्छी व्यवस्था के आधार पर इनका वीजा रद्द किया गया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आज का 9वां क्वेश्चन है। अब आज की क्लास में 9 क्वेश्चन लिया हुआ है हमने। ये कह रहा है कि उस घटना का नाम क्या है जो कोविड महामारी के दौरान नौकरी छोड़ने वाले लोगों की रिकॉर्ड संख्या का वर्णन करती है। एक बार पुनः आप क्वेश्चन को पढ़िए। ये कह रहा है कि उस घटना का नाम क्या है जो कोविड महामारी के दौरान नौकरी छोड़ने वाले लोगों की रिकॉर्ड संख्या का वर्णन करती है। ऑप्शन है इस्तीफा, बी है आदर्श, डी है महान इस्तीफा और डी है आत्मनिर्भर। कोविड-19 जब आया, उस समय जब ये महामारी आई, तो उस समय बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी रिपोर्टें ऐसी पब्लिश हुई जिसमें बताया जा रहा था कि बहुत सारे लोगों ने नौकरी छोड़ दिया सुरक्षा को देखते हुए कि हम अभी सुरक्षा की प्रॉब्लम आ जाएगी। एक महामारी में मौत की एक डर ने बहुत सारे लोगों को नौकरी छोड़ने पर विवश किया। अब वो नौकरी छोड़ने वालों की एक रिकॉर्ड संख्या दिखी गई। अब उस रिकॉर्ड संख्या जो देखी गई उसका जो वर्णन करती है उसको बोलते हैं महान इस्तीफा। यानी महान इस्तीफा एक ऐसा जो है कि वर्णन करने वाली पुस्तिका है जो नौकरी छोड़ने वाले लोगों को रिकॉर्ड संख्या को दर्ज करती है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी, यानी महान इस्तीफा। देखिए आप इसके बारे, एक कोविड टीकाकरण, कोविड आपको दिख रहा होगा, तो महान इस्तीफा एक ऐसी घटना है जो कोविड-19 महामारी के दौरान नौकरी छोड़ने वाले लोगों की रिकॉर्ड संख्या का वर्णन करती है। एक ऐसी घटना है और कई अध्ययनों ने संकेत दिया है कि भारत सहित दुनिया भर में नौकरी छोड़ने की उच्च दर के पीछे महामारी एकमात्र सबसे बड़ा कारण है। यानी अगर नौकरी कोई व्यक्ति छोड़ रहा है तो उसमें जो कारण बताए गए हैं उनमें से सबसे महत्वपूर्ण कारण आपको महामारी दिख रही है। और कौन सी महामारी?
कोविड-19 की महामारी, उसके कारण भी लोगों ने बहुत सारी नौकरियों को छोड़ा हुआ था। इस तरह की आज की क्लास रही। इसी तरह आप लगातार बने रहिए और प्लीज वीडियो को शेयर भी कर दें। आप कमेंट करते रहें, आपका कमेंट मुझे मेरा मार्गदर्शन करेगा। और इसका जो है कि आप शेयर भी करते रहें और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सफल हों इसी शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू।